वेलकम स्टूडेंट्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इफ़ एल्स वाला, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि अगर इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाए तो उसका फ़ायदा है कि वो एग्जीक्यूट होती हैं सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, और अगर फॉल्स हो जाए तो आपका प्रोग्राम कुछ भी नहीं करता था। ठीक है, इस चीज़ को टैकल करने के लिए स्ट्रक्चर बनाया गया था इफ़ एल्स का। It executes a set of statements under if statement if the condition is true, otherwise execute the set of statements under else statement। ठीक है, सिंपली वर्ड्स में कि अगर if के साथ जो दी गई कंडीशन है वो ट्रू होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होता है, और अगर वो फॉल्स होगी तो else वाला स्टेट जो एसोसिएटेड कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, इसका फ्लो चार्ट देख लो। स्टार्ट, इफ़ कंडीशन अगर ट्रू होगी तो इफ़ स्टेटमेंट के साथ, यानी इफ़ स्टेटमेंट के साथ जो कोड एसोसिएट किया गया है वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होगी तो एल्स के साथ, जो एल्स के साथ एसोसिएटेड कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और फिर दोनों यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। Associated code of if statement is executed if the condition is true, otherwise the code associated with else statement is executed। ठीक है, वही चीज़ रिपीट हुई है कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो इफ़ के साथ जो एसोसिएटेड कोड है, इफ़ के साथ एसोसिएटेड कोड वो एग्जीक्यूट होगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो एस के साथ जो कोड एसोसिएट किया गया है वो एग्जीक्यूट होगा। एन इफ स्टेटमेंट में नॉट हैव एन एसोसिएटेड एल्स स्टेटमेंट बट एन एल्स स्टेटमेंट हैव एन इफ स्टेटमेंट टू विच इट इज एसोसिएटेड। ज़रूरी नहीं है कि हर इफ़ के साथ एल्स हो, लेकिन हर एल्स के साथ इफ़ का होना लाजमी है। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि इफ़ के साथ एल्स दिया गया हो। जैसा हमने पीछे पढ़ा, इफ़ के साथ एल्स की कंडीशन नहीं थी, लेकिन अगर कि कहीं भी एल्स का कीवर्ड मौजूद है, इसका मतलब है उससे रिलेटेड इफ़ कंडीशन वहाँ पे होनी चाहिए। बिफोर एल्स कीवर्ड इफ़ देर आर मल्टीपल स्टेटमेंट्स अंडर इफ़, अगर एल्स से पहले इफ़ के साथ कई मल्टीपल स्टेटमेंट्स हैं, देन दे मस्ट बी इनक्लोज्ड इनसाइड द कर्ली ब्लॉक्स, अदरवाइज कंपाइलर इशूज़ एन एरर। अगर कर्ली ब्लॉक्स के अंदर इफ़ की कंडीशंस नहीं होंगी तो कंपाइलर क्या दे देगा, एरर। ठीक है, इसकी एग्जांपल देखो, इंट a इक्वल्स टू 15 इफ़ a मॉडुलस 2 इज इक्वल्स टू 0। अगर 15 को 2 पे डिवाइड करो, आपको पता है 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो आपकी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। लेकिन आपके पास क्या एरर आएगा, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। क्या एरर आएगा कि एल्स विदाउट एन एसोसिएटेड इफ़, के एल्स के साथ कोई भी इफ़ नहीं है। क्यों आएगा, क्योंकि इफ़ के बाद देखो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स थी। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 ये, और स्टेटमेंट नंबर 1, तो स्टेटमेंट नंबर 1 ये, और ये स्टेटमेंट नंबर 2। इनको कर्ली ब्लॉक्स में नहीं रखा गया, जिसकी वजह से जो है एल्स के साथ एरर आ जाएगी हमेशा। अगर एल्स से पहले या इफ़ के बाद एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हैं तो उनको कर्ली ब्रैकेट्स में रखना लाजमी है। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं थी तो आपके पास एरर आ जाएगी। नेक्स्ट पेज करते हैं। देखिए, अब उसी की डिस्क्रिप्शन दी है कि एरर क्यों आएगी। द अबव कोड कैन नॉट बी कंपाइल्ड, ये कोड कंपाइल नहीं होगा बिकॉज विदाउट कर्ली ब्लॉक्स। ठीक है, तो क्यों एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, बिकॉज विदाउट कर्ली ब्रैकेट्स ब्लॉक ओनली वन स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद इफ स्टेटमेंट। हमने पीछे भी पढ़ा कि अगर आप कर्ली ब्लॉक्स नहीं लगाते तो यही समझा जाता है कि इफ के साथ सिर्फ एक स्टेटमेंट है। In this case, the first statement printf the variable a contain an equal value is associated with if statement, but the second statement printf you are doing a great job is not associated with if statement। ठीक है, इसको बैक करते हैं। आपके पास ये जो प्रोग्राम है इसमें देखो ये कहा गया है कि इफ़ के साथ ये जो पहली स्टेटमेंट है ना, इफ़ के साथ इसको एसोसिएट किया जाएगा कि ये इसका एसोसिएटेड कोड है, सिर्फ पहली स्टेटमेंट। जो सेकंड स्टेटमेंट है ना उसको इसके साथ एसोसिएट नहीं किया जाएगा। अगर तो आप उसको एसोसिएट करना चाहते हो ना तो आगे पीछे आपने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स नहीं है तो कंपाइलर क्या समझेगा कि इफ़ के साथ सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ना इसलिए वहाँ पे एरर देना शुरू कर देगा।
सो द एल्स पार्ट इज़ ऑल्सो डिस्कनेक्टेड, जिसकी वजह से क्या हुआ, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो उससे डिस्कनेक्ट हुई, तो एल्स पार्ट भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इस स्टेटमेंट वी नो एन एल्स ब्लॉक मस्ट बी एसोसिएटेड टू इफ़ ब्लॉक। एक एल्स का जो है ना कीवर्ड, जब ब्लॉक है उसको इफ़ के साथ एसोसिएट होना चाहिए। इस चीज़ को डील करने के लिए क्या करते हैं कि यूजुअली के इफ़ के बाद जितनी सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं उसके आगे पीछे भी ये कर्ली ब्रैकेट्स लगा देते हैं, और जो एल्स के बाद की स्टेटमेंट्स होते हैं उसके आगे पीछे भी कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं, ठीक है। इस तरह वो ब्लॉक बन जाता है। अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इंक्लूड इन ब्रेसेस, अ सेट ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस इज़ कॉल्ड ब्लॉक। जब आप कई इंस्ट्रक्शंस को ब्रेसेस के अंदर रख देते हो तो वो चीज़ क्या बनती है, ब्लॉक। जैसा ये देखो यहाँ पे इन एक से ज़्यादा यानी 2 स्टेटमेंट्स हैं, उनके आगे पीछे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए, ये एक ब्लॉक है। इसके बाद एक ही स्टेटमेंट के आगे पीछे भी लगा दिए तो वो भी एक ब्लॉक बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे वो जो पीछे प्रोग्राम था, आप यहाँ पे देखो अगेन उसको लिखा गया है, लेकिन पीछे जब लिखा गया था वहाँ पे इफ़ के बाद की जो 2 स्टेटमेंट्स थी, इफ़ के बाद की 2 स्टेटमेंट्स, उनके आगे पीछे कर्ली ब्रेसेस नहीं थी, लेकिन इसमें लगा दी गई हैं, ठीक है। ये लगा दिए ये, और एल्स के बाद भी लगा दिए, ठीक। अब देखो जब ये प्रोग्राम चलेगा 15 को जब 2 से डिवाइड करो 0 नहीं आता, आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई है। फॉल्स होने के केस में वो सीधा एल्स वाली साइड पे आ जाएगा। एल्स में क्या लिखा है, प्रिंट एट द वेरिएबल ए कंटेन्स एन ऑड वैल्यू। वो क्या प्रिंट कर देगा कि वेरिएबल ए के अंदर क्या पड़ी हुई है, ऑड वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखो प्रोग्राम है कि आपसे राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ करेक्टर एज इनपुट, एक करेक्टर को एज एन इनपुट लेगा, तो अगर वो डिजिट होगा तो डिस्प्ले कर देगा डिजिट, अगर डिजिट नहीं है तो वो क्या कर देगा कि नॉट डिजिट। सिंपल यहाँ पे देखो आपने स्टार्ट किया हेडर सेक्शन, मेन सेक्शन का इनपुट की डेटा टाइप क्या लिया, करेक्टर। यहाँ पे हम प्रिंट एफ स्कैन एफ लगा रहे हैं, इनपुट के लिए मैसेज आएगा प्लीज़ एंटर अ नंबर। यूज़र जो भी एंटर करेगा वो जाके किस में स्टोर हो जाएगा, इनपुट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे देखो आपकी कंडीशन आ गई। हम देखो कम्बिनेशन ऑफ कंडीशन है, यानी कम्बिनेशन है एक्सप्रेशंस का। किस किस यहाँ पे 2 एक्सप्रेशन है, उनके बीच में एंड लगा हुआ है। इफ़ इनपुट इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, अगर आपकी इनपुट ग्रेटर देन 0 है एंड इनपुट इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, यानी वो 0 या और 9 के दरमियान में है, तो वो क्या प्रिंट कर दे, डिजिट, एल्स वो क्या प्रिंट कर दे, नॉट डिजिट, ठीक है। यहाँ देखो आपके पास आउटपुट का कोड गिवन है, प्लीज़ एंटर अ करेक्टर। तो ये यूज़र ने क्या एंटर किया है, 5, ठीक है। 5 किस में जाके स्टोर हुआ, इनपुट के अंदर। अब यहाँ पे वो 5 प्रूव करेगा। इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड 5 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, तो 5 0 से बड़ा है और 9 से लेस है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, डिजिट, ठीक है। ये डिजिट हो गया प्रिंट। अब दूसरी देखो, उसने दोबारा उसको रन किया, फिर दोबारा यूज़र से करेक्टर मांगा, यूज़र ने एंटर किया के, ठीक है। तो के तो ना ही 0 से बड़ा है ना 9 से छोटा है, तो वो क्या प्रिंट कर देगा, नॉट डिजिट, ठीक है। अब इफ़ देर आर मोर देन 1 इंस्ट्रक्शन अंडर इफ स्टेटमेंट, अगर इफ स्टेटमेंट के दरमियान में एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस हैं, इंक्लोज देम इन द फॉर्म ऑफ अ ब्लॉक, उनको किस में रखना चाहिए, ब्लॉक में। अदरवाइज द कंपाइलर कंसिडर ओनली 1 इंस्ट्रक्शन अंडर इट एंड फर्दर इंस्ट्रक्शंस आर कंसिडर्ड इंडिपेंडेंट। यानी अगर आप पीछे जैसा हमने देखा कि इफ़ के बाद एक से ज़्यादा स्टेटमेंट में ब्लॉक नहीं लगाओगे तो सिर्फ वो पहली इंस्ट्रक्शन को उससे के साथ डिपेंडेंट देखेगा, उसके साथ का देखेगा, बाकी इंस्ट्रक्शंस को नहीं करेगा। अब देखो आपके पास नेक्स्ट आ गया इफ़ है इफ स्टेटमेंट, यानी एक इफ़ है उसके अंदर एक एल्स है, उसके अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट भी हो सकती है। ये देखो इफ़ कंडीशन 1, फिर कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू, यानी इफ़ के अंदर एक कंडीशन 1 है तो उस अगर वो ट्रू होती है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, अगर वो फॉल्स होती है वो एल्स में जाएगा अगर वो फॉल्स होती है वो एल्स में जाएगा, और एल्स के अंदर एक और इफ़ कंडीशन है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। दिस कोड इज़ एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन 1 इज़ फॉल्स, ठीक है। अगर आपकी देखो कंडीशन 1 में रिपीट कर रही हूँ, अगर आपकी कंडीशन 1 ट्रू होती है ना तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा।
और अगर आपकी इफ़ कंडीशन पहली 1 वाली फॉल्स होती है तो ज़ाहिर है वो उसने एल्स पे आना है। अब एल्स के अंदर एक और कंडीशन गिवन है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इसने एग्जीक्यूट हो जाना है। इसी तरह आप एल्स के अंदर कई कंडीशंस दे सकते हो, लेकिन फिर आपने लास्ट में एक एल्स लाजमी देना होता है। लास्ट में एल्स क्यों होता है कि अगर ये सारी कंडीशन फॉल्स होती जाएगी तो एक एल्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखो इसकी ये एग्जांपल है, यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है। जो प्रोग्राम है परसेंटेज की इनपुट लेगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स की, और फिर वो क्या करेगा, उनके ग्रेड्स को डिस्प्ले करेगा। अगर 80 से ऊपर परसेंटेज है तो ए, 70 और 80 के बीच में है तो बी, 60 और 70 के बीच में है तो सी, 50 और 60 के बीच में है तो डी, और बिलो 50 जो है वो क्या आ जाएगी, एफ़। ठीक है, ये सारी कंडीशंस हैं, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन। सबसे पहले तो देखो सिंपल इनपुट एक ही चीज़ की लेनी है, वो क्या है, परसेंटेज, और उसकी डाटा टाइप फ्लोट होगी, क्यों, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में होती है। प्रिंटफ स्कैनफ लगाया, किसके लिए लगाया, परसेंटेज के लिए लगाया। यूज़र जो परसेंटेज भी एंटर करेगा वो जाके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80। अगर यूज़र ने परसेंटेज 80 से ऊपर एंटर किया तो क्या प्रिंट कर देगा, ए। अब देखो इस इफ़ के बाद ना एक ही स्टेटमेंट है, तो इसके आगे पीछे कर्ली ब्रैकेट लगाओ ना लगाओ मर्जी है, क्योंकि एक ही, अगर इफ़ के बाद अगर एक ही एसोसिएटेड कोड की लाइन हो ना, एक ही स्टेटमेंट हो, इफ़ के बाद अगर एक ही स्टेटमेंट हो तो कर्ली ब्रेसेस लगाना ऑप्शनल है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा हो तो कर्ली ब्रेसेस लगाना मस्ट है। तो यहाँ एक ही स्टेटमेंट है, यहाँ पे नहीं लगाई, ठीक है। इफ़ परसेंटेज अगर 80 से ऊपर है, क्या प्रिंट कर दे, ए। अगर ये फॉल्स हो जाता है तो उसको यहाँ पे देखे, अगर वो 70 से ऊपर है तो बी, अगर वो 60 से ऊपर है तो सी, और अगर 50 से ऊपर है तो डी। ऐसे वो क्या प्रिंट कर दे, फेल, ठीक है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सपोज़ यूज़र ने यहाँ पे, उसने आपकी आउटपुट स्क्रीन है ना, यहाँ पे हम कहते हैं इफ़ एंटर द परसेंटेज, ठीक है। यूज़र ने एंटर कर दिया है 44। अब ये 44 आके किस में स्टोर हो जाएगा, इस परसेंटेज में, ठीक है। हम कहते हैं यूज़र ने एंटर किया 44 आके इसमें स्टोर हो गया। अब स्टार्ट करते हैं, इफ़ 44 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, 44 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, 44 ना 80 के बराबर है ना उससे बड़ा है, फॉल्स। फॉल्स के केस में अब इधर आ जाएगा। इफ़ 44 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, अब 44 ना तो 70 के बराबर है ना उससे ग्रेटर है, फॉल्स, वो फिर इधर आ जाएगा। इफ़ 44 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, 44 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, नो ना उससे ग्रेटर है ना उसके इक्वल्स है, फॉल्स, अब वो इधर आ जाएगा। इफ़ 44 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50, फॉल्स, ठीक है। अब वो क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, किस पे आ जाएगा, इस सेल्स पे आ जाएगा, और क्या प्रिंट कर देगा, फेल, ठीक है। अब मैं सिचुएशन चेंज करती हूँ। अब मैं कहती हूँ सपोज़ यूज़र ने एंटर किया 64, ठीक है। अब इस 64 को वो लेके इधर आ गया। इफ़ 64 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80, फॉल्स, इस सेल्स पे आ गया। इफ़ 64 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70, फॉल्स, वो इधर आ गया। इफ़ 64 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, 64 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, 64 60 के इक्वल तो नहीं है, ग्रेटर तो है, तो क्या प्रिंट कर देगा, सी, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज़ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। नेस्टेड क्या है स्ट्रक्चर, द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन इफ़ स्टेटमेंट गिवन बिलो, ये इसका जनरल स्ट्रक्चर है। इफ़ कंडीशन, एसोसिएटेड कोड एज एफ एसोसिएटेड कोड, द एसोसिएटेड कोड with if statement or with an else statement can be any valid language set of instruction। यानी ये जो if के साथ एसोसिएटेड कोड है, चाहे else के साथ एसोसिएटेड कोड है, इसमें आप कोई भी वैलिड सी लैंग्वेज की सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिख सकते हो। इट मीन्स दैट इनसाइड एन इफ़ ब्लॉक के अंदर और इनसाइड एन एल्स ब्लॉक, एक एल्स ब्लॉक के अंदर, वी कैन हैव अदर इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट एंड सो ऑन। देखो आपके पास 4 तरह के स्ट्रक्चर, नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर मौजूद है। पहला क्या है, इफ़ कंडीशन 1 इज़ ट्रू, इफ़ कंडीशन 2 इज़ ट्रू, यानी यहाँ पे 2 कंडीशन है। एक कंडीशन 1 अगर ट्रू होगी तो वो इस लाइन पे आएगा,
और फिर सेकंड कंडीशन को चेक करेगा, अगर वो भी ट्रू होगी तो एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स अगर वो ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर वो फॉल्स होंगी तो ये एल्स वाला होगा। सेम इसी तरह अगर कंडीशन 1 ट्रू होती है, कंडीशन 2 ट्रू होती है, यानी अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर ये फॉल्स होती है तो एल्स में जाके इफ़ कंडीशन वाला अगर ट्रू होता है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है। थर्ड स्ट्रक्चर में अगर आपकी पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन ट्रू है, तो ये एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स एक और एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा, और अगर एल्स इफ़ कंडीशन अगर एक और लगी हुई है, अगर वो ट्रू होगी तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। और फिर यहाँ पे देखो, इफ़ कंडीशन 1 ट्रू 2 ट्रू तो एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स ये एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स अगर कंडीशन 3 है वो ट्रू है तो ये कोड एग्जीक्यूट होगा। एल्स एक और एसोसिएटेड कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर आप और से देखो, आपकी पहली ये जो चीज़ है ये स्टैटिक है, यानी ये चेंज नहीं हो रही, आपका एल्स का चेंज होता जा रहा है। यहाँ पे देखो ये और ये इस सेल्स के साथ एक एसोसिएटेड कोड था, इस सेल्स के साथ एक इफ़ कंडीशन आई और एसोसिएटेड कोड, इस सेल्स के साथ एक एसोसिएटेड कोड था, फिर एक एल्स आया जिसके साथ एक और इफ़ कंडीशन थी। इस सेल्स के साथ एक एसोसिएटेड कोड था, फिर इस सेल्स के साथ एक और कंडीशन आई जिसके साथ एसोसिएटेड कोड था, यानी फिर इस सेल्स के साथ एक और एसोसिएटेड कोड था। ठीक है। ये सिंपल एल्स था, ये एल्स इफ़ के साथ था, ये दो एल्स थे जिसमें से एक एल्स सिंपल एसोसिएटेड कोड के साथ, एक एल्स इफ़ के साथ, और यहाँ पे 3 एल्स थे। 2 वाले एल्स जो हैं वो सिंपल एसोसिएटेड कोड के साथ थे, जबकि एक एल्स जो था वो इफ़ कंडीशन के साथ था। अब देखो नेक्स्ट है डिस्क्राइब द यूज़ ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। हमने जो पीछे नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़े हैं उसका यूज़ लिखें। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ये किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? डिसीजन मेकिंग के लिए। In order to understand the usage of nested selection structure, let's consider the following example. एक एग्जाम्पल है कि आपने बिल अमाउंट कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम मल्टीप्लाई यूनिट प्राइस के साथ, यानी आपने फार्मूला सिंपल ये वाला रखना है। ठीक है। अब यहाँ पे यूनिट कंज्यूम्ड है, अगर यूनिट 200 से कम है या उसके बराबर है तो 12 रुपये प्राइस, अगर यूनिट 200 से ऊपर है लेकिन 400 से कम है तो 15 रुपये, और अगर यूनिट 400 से ऊपर है तो 20 रुपये। ठीक है। ये किसके लिए है? ये होम यूज़र्स के लिए, कमर्शियल यूज़र्स के लिए। होम यूज़र्स पता है ना, जो घरों में बिजली इस्तेमाल करते हैं, ये होम यूज़र्स जो घरों में बिजली इस्तेमाल करते हैं। कमर्शियल जो दुकानों या होटल्स वगैरह में होती हैं तो उनका क्या उनका हमेशा रेट ज़्यादा होता है। जैसा होम यूनिट्स का यहाँ पे देखो, जैसा होम यूज़र ने अगर 200 से कम यूनिट इस्तेमाल किए हैं 12 रुपये हैं, लेकिन अगर कमर्शियल यूज़र ने 200 से कम इस्तेमाल किए हैं तो 15 रुपये हैं। होम यूज़र ने अगर 200 से ऊपर और 400 से कम किए इस्तेमाल, यानी 200 और 400 के बीच में तो 15 रुपये हैं। यहाँ 200 और 400 के बीच में 20 रुपये हैं। यहाँ पे अगर 400 यूनिट से ऊपर है तो 20 रुपये, और यहाँ 400 से ऊपर यूनिट है तो 24 रुपये। ठीक है। सबसे पहले तो हमने यूज़र टाइप लेनी होगी कि कौन सा यूज़र है, आया वो कमर्शियल यूज़र है और आया वो होम यूज़र है। ठीक है। अब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो stdio.h conio.h वाइड मीन क्लियर स्क्रीन इंट यूनिट प्राइस। यहाँ पे जो फार्मूला था ना, नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड, उसके लिए वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया है हमने? यूनिट्स। इस पूरे की जगह क्या वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है? यूनिट्स। और यूनिट प्राइस की जगह क्या वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है? यूनिट अंडरस्कोर प्राइस। ठीक है। और बिल अमाउंट, हमारा बिल अमाउंट की जगह हमने वेरिएबल का क्या नाम रखा है? बिल। अब यहाँ पे देखो 3 वेरिएबल हो गए, यूनिट प्राइस, बिल, और करेक्टर यूज़र टाइप। ठीक है। इसकी करेक्टर टाइप हमने यूज़र टाइप करेक्टर क्यों लिखी है? क्योंकि करेक्टर एंटर होंगे। कैसे? होम यूज़र के लिए जो है वो H एंटर किया जाएगा और कमर्शियल यूज़र के लिए C। ठीक है। तो आप देखो ये प्रिंट एफ स्कैन एफ हो गया
किसके लिए, यूज़र टाइप के लिए। स्क्रीन पे मैसेज आएगा, प्लीज़ एंटर H फॉर होम यूज़र एंड C फॉर कमर्शियल यूज़र। यूज़र जो भी टाइप करेगा, चाहे वो H टाइप करे चाहे वो C टाइप करे, जाके इसमें स्टोर हो जाएगा यूज़र टाइप में। प्रिंट एफ एंटर द नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड। ठीक है, यूनिट्स कंज्यूम्ड की भी एंटर हम करेंगे, उसके लिए वेरिएबल क्या लिया हुआ है, यूनिट्स। अब देखो यूनिट्स कौन से यूनिट्स हैं, ये वाले जिसकी बेस पे हमने बिल कैलकुलेट करना है कि आया वो 200 से नीचे हैं, 200 400 के बीच में या 400 से ऊपर है। तो यूज़र जो भी यूनिट्स एंटर करेगा वो जाके यूनिट्स के अंदर स्टोर हो जाएंगे। अब यूनिट्स को हमने चेक करना है, ठीक है, यूनिट्स को चेक करना है और यूज़र टाइप को चेक करना है। अब देखो, इफ़ यूनिट्स आर लेस दैन इक्वल्स टू 200, अगर जो यूनिट्स है वो 200 से नीचे हैं और यूज़र टाइप अगर होम है तो यूनिट प्राइस क्या होगी, 12। ये देखो, इस चीज़ को साथ लेके चल रहे हैं कि अगर यूनिट्स 200 से नीचे हैं और होम यूज़र है, ये टेबल होम यूज़र्स के लिए ना, अगर यूनिट्स 200 से नीचे हैं और होम यूज़र है तो कितने रुपये बनेंगे, 12। ठीक है, ये देखो, अगर यूनिट्स 200 से नीचे हैं और यूज़र टाइप होम है तो कितने यूनिट बनेंगे, 12। प्राइस कितनी बनेगी, 12। एल्स अगर यूज़र टाइप कमर्शियल है, हम ये कह रहे हैं, देखो हमने ये चीज़ तो यूनिट्स हमने यहाँ पे लिख लिए ना, ठीक है, यहाँ हम यूज़र टाइप की बेस पे डिसाइड कर रहे हैं कि अगर वो होम यूज़र है तो 12 रुपये, एल्स इफ़ अगर कमर्शियल यूज़र है तो यूनिट प्राइस कितनी होगी, 15। ठीक है, ये एक हो गया, ये एक ब्लॉक बन गया, ये इसका इनका। अब देखो दूसरा क्या था, यूनिट्स आर ग्रेटर देन 200 एंड यूनिट्स आर लेस देन इक्वल्स टू 400। अब इसको बनाएंगे, एल्स इफ़ यूनिट्स आर ग्रेटर देन 200 एंड यूनिट्स आर लेस देन इक्वल्स टू 400। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन को यहाँ पे कर रहे हैं। ये अगर आपके यूनिट्स 200 से ऊपर और 400 से नीचे हैं, ठीक है, एज इफ़ यूनिट्स आर ग्रेटर देन 200 एंड यूनिट्स आर लेस देन इक्वल्स टू 400 और यूज़र टाइप H है तो यूनिट प्राइस कितनी होगी। ठीक है, ये देखो, अगर होम यूज़र है तो उसकी 15 रुपये और अगर कमर्शियल यूज़र है तो उसके 20 रुपये। और फिर लास्ट कंडीशन रहेगी, अगर यूनिट्स 400 से ऊपर हैं, ठीक है, तो अगर होम यूज़र है तो उसके 15 रुपये और अगर कमर्शियल यूज़र है तो उसके 24 रुपये। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, हम कहते हैं कि यहाँ पे यूज़र टाइप जो है वो कमर्शियल है, हमने C एंटर किया है और जो यूनिट्स है ना वो है 500। ठीक है, अब इसको लेके दे चलते हैं, इफ़ यूनिट्स आर लेस दैन इक्वल्स टू 200, 500 इज़ लेस दैन इक्वल्स टू 200, ये फॉल्स हो जाएगा ना, 500 200 से नीचे तो नहीं है तो ये फॉल्स हो जाएगा। वो कहाँ आ जाएगा, इस सेल्स पे, इस सेल्स पे आएगा। 500 इज़ ग्रेटर देन 200 एंड 500 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 400। 500 इज़ ग्रेटर देन 200, यस ये ट्रू है। 500 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 400, ये फॉल्स है। बीच में एंड लगा हुआ है तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, इस स्टेटमेंट का रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब वो नीचे इस पे सबसे लास्ट में एल्स पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कंडीशन इसको कि इफ़ यूनिट्स आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 400, ये लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर वो पहले क्राइटेरिया पे भी नहीं आया, दूसरे पे भी नहीं आया, इसका मतलब वो तीसरे क्राइटेरिया पे है। यहाँ पे हम ना चेक कर लेंगे, हमने क्या कहा है कि यूनिट प्राइस कितनी है, 500। 500 इधर भी नहीं आया और इधर भी नहीं आया, यहाँ पे लेके आ गए इफ़ यूज़र टाइप इक्वल्स टू H, हमारी तो यूज़र टाइप H नहीं है, इसको वो छोड़ के यहाँ एल्स पे आ जाएगा। इफ़ यूज़र टाइप इक्वल्स टू C है ना, कमर्शियल यूज़र है, तो यूनिट प्राइस कितना हो जाएगा, 24। तो यहाँ पे 24 को लेके वो यहाँ इस लाइन पे आ जाएगा। बिल इक्वल्स टू, यूनिट आपने कितने डाले थे, 500 और यूनिट प्राइस कितनी है, 24। 500 को 24 से मल्टीप्लाई करेगा, बिल के अंदर स्टोर करेगा और फिर इस प्रिंट एफ की वजह से वो स्क्रीन पे दिखा के एग्ज़िट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले लार्जर वन ऑफ द 3 गिवन नंबर्स। ठीक है, 3 नंबर्स में से वो सबसे बड़ा नंबर निकालेगा। अब 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर्स हमने ले लिए इंटीजर टाइप के N1 N2 N3, एक ही प्रिंट एफ स्टेटमेंट लगाई है और एक ही स्कैन तीनों के लिए। ठीक है,
एंटर 3 नंबर्स, यूज़र पहला नंबर एंटर करेगा वो कहाँ चला जाएगा, N1 में, दूसरा नंबर N2 में और तीसरा नंबर N3 में। ठीक है, हम यहाँ बना लेते हैं N1, N2, N3। सपोज़ मैं कहती हूँ यूज़र ने एंटर किया N1 5, N2 उसने एंटर किया 10 और N3 उसने एंटर किया 15। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंडीशन, इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन N2, इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन N2 यानी 5 इज़ ग्रेटर देन 10 एंड, ये मैं इस कंडीशन को यहाँ पे कर रही हूँ, एंड N1 इज़ ग्रेटर देन N3, 5 इज़ ग्रेटर देन 15। देखो हम ये कह रहे हैं, सपोज़ हम ये पहला कर रहे हैं कि पहला नंबर जो है वो बाकी दोनों से बड़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, इफ़ N1 इज़ ग्रेटर देन N2 एंड N1 इज़ ग्रेटर देन N3, यानी N1 N2 से भी बड़ा है और N1 N3 से भी बड़ा है। यहाँ पे देखो 5 इज़ ग्रेटर देन 10, नो, फॉल्स, एंड 5 इज़ ग्रेटर देन 50, नो, फॉल्स। ठीक है, इसको स्किप करके किस पे आ जाएगा, इस एल्स इफ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, एल्स इफ N2 इज़ ग्रेटर देन N3, N2 क्या है 10, N3 क्या है 15 एंड N2 इज़ ग्रेटर देन N1, 10 इज़ ग्रेटर देन 5। अब हम कह रहे हैं कि हम N2 को चेक करें, N2 को N1 से भी बड़ा होना चाहिए और N3 से भी बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे 10 इज़ ग्रेटर देन 15, नो, फॉल्स, 10 इज़ ग्रेटर देन 5, यस, ट्रू, लेकिन एंड लगा हुआ है तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, फॉल्स। ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया। अब वो सबसे लास्ट में एल्स पे चला जाएगा। अब देखो क्या वो प्रिंट कर देगा, लार्जेस्ट नंबर इज़ N3, यानी जो N3 है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, पहली देखो कंडीशन मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या लगाई थी हमने, पहली कंडीशन में N1 को चेक किया, हमने कहा N1 भी N1 N2 से भी बड़ा है और N1 N3 से भी बड़ा है, वो फॉल्स होगी। फिर हमने कहा N2 से चेक किया कि अगर N2 N1 से बड़ा है और N2 N3 से बड़ा है तो वो भी फॉल्स होगी। तो अगर N1 भी नहीं बड़ा, N2 भी नहीं बड़ा, इसका क्या मतलब था, N3 बड़ा है। अब देखिए लास्ट जो आपका प्रोग्राम है, write a program that calculates volume of cube, cylinder, volume of cylinder and sphere according to the choice of the user, यानी यूज़र जो एंटर करे उसके हिसाब से उसको कैलकुलेट करें। सबसे पहले देखो क्लियर स्क्रीन हो गया, इंट चॉइस, यूज़र से चॉइस के लिए वो पूछेगा, फ्लोट वॉल्यूम को फ्लोट में क्यों लिए, क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा, क्यों पाई की वैल्यू इन्वॉल्व होगी तो पाई हमेशा पॉइंट में होती है। प्रिंट एफ फाइंड वॉल्यूम, प्रिंट एफ, अब देखो स्क्रीन पे मैसेज आएगा कि यूज़र एंटर करे 1 फॉर क्यूब, 2 फॉर सिलेंडर, 3 फॉर स्फीयर। ठीक है, अगर यूज़र 1 एंटर करेगा ना तो वो क्यूब वॉल्यूम निकालेगा, अगर यूज़र 2 एंटर करेगा तो वो सिलेंडर का निकालेगा, अगर वो 3 एंटर करेगा तो स्फीयर का निकालेगा। और यूज़र ने जो नंबर भी एंटर करना है ना तो वो किस में जाके स्टोर हो जाएगा, चॉइस में। अगर हम देखो सपोज़ करते हैं यूज़र ने यहाँ पे 1 एंटर किया, यूज़र की चॉइस क्या थी, 1, अब वो इधर आएगा 1 इज़ इक्वल टू 1, ट्रू है, अंदर आ जाएगा प्रोग्राम के, यहाँ इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये एग्जीक्यूट होगा। फ्लोट लेंथ, ठीक है, लेंथ की डाटा टाइप क्या ली, फ्लोट। प्रिंट एफ एंटर लेंथ, यूज़र जो लेंथ भी एंटर करेगा वो जाके किस में स्टोर हो जाएगी, इस लेंथ के अंदर। ठीक है, सपोज़ यूज़र ने एंटर किया यहाँ पे 2, ठीक है, तो वो जाके लेंथ में स्टोर हो गया। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, क्योंकि आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब किसके इक्वल होता है, L क्यूब के। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, अब ये 2 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, वॉल्यूम क्या आ जाएगा, 8। प्रिंट है वॉल्यूम इज़ 8 और फिर आपको प्रोग्राम एंड में आके एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, अब हम कहते हैं कि सपोज़ यूज़र ने चॉइस एंटर की 2 इज़ इक्वल टू 1, नो, नीचे एल्स पे आ जाएगा, 2 इज़ इक्वल टू 2, यस, ट्रू, अब अंदर आएगा। यहाँ पे अब देखो लेंथ 1 के नाम से एक वेरिएबल है, एक रेडियस 1 के नाम से। लेंथ 1 के नाम से क्यों रखे, क्योंकि लेंथ के नाम से हम ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं ना, तो हम यहाँ पे लेंथ 1 के नाम से करेंगे। एंटर लेंथ, यूज़र जो भी लेंथ एंटर करेगा वो लेंथ 1 में आ जाएगी। एंटर रेडियस, जो यूज़र जो भी रेडियस एंटर करेगा वो रेडियस में आके स्टोर हो जाएगा। फिर आपको पता है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सिलेंडर का क्या फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई
आर स्क्वेयर एच, यानी उसकी लेंथ। पाई की वैल्यू क्या लिख दी 3.142, मल्टीप्लाई रेडियस आर को 2 दफ़ा लिखेंगे, मल्टीप्लाई रेडियस 1, मल्टीप्लाई रेडियस 1, मल्टीप्लाई लेंथ 1, ठीक है। और अगर यूज़र 3 एंटर करता है फ्लोट रेडियस, प्रिंट एफ एंटर रेडियस, यूज़र जो भी रेडियस एंटर करेगा वह इसके अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। वॉल्यूम इक्वल्स टू, अब देखो लास्ट में आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू आर का पाई आर क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट है वॉल्यूम इज परसेंटेज है, वॉल्यूम यहाँ पे कैलकुलेट होके आया होगा, जो भी आंसर होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। अगर यूज़र 1 भी एंटर नहीं करता, 2 भी एंटर नहीं करता, 3 भी एंटर नहीं करता, चॉइस में कोई और नंबर एंटर कर देता है, तो वो एल्स पे आएगा और क्या प्रिंट कर देगा, इनवैलिड चॉइस, और फिर यहाँ पे वो एंड हो जाएगा। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।